नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज से हम पढ़ेंगे कि विज्ञान कैसे पढ़ी जाए और विज्ञान का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को सही से करने के लिए या किसी कार्य को पूरा करने के लिए या उसमें सफलता पाने के लिए एक हमें सीक्वेंस की आवश्यकता पड़ती है और उसके एक क्रम उसका होना चाहिए। जैसे कि मान लिया हम जो छत पे चढ़ना चाहते हैं, तो यदि हमारे पास जीने लगे हुए हैं या जीने बने हैं, तो उन जीनों की सहायता से हम कैसे चढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, पहले स्टेप पे पैर रखेंगे, फिर दूसरे स्टेप पे, फिर तीसरे स्टेप पे, फिर चौथे स्टेप पे। तो इस प्रकार से क्या धीरे धीरे हम जो है छत पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम ये स्टेप ना अपनाएं, मान लिया हम पहले दूसरे तीसरे स्टेप पे ना पैर रखें, सीधे सीधे पांचवें स्टेप पे रखें, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। या मान लिया हो भी सकता है किसी प्रकार से, तो वो बड़ा कठिन होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि हर एक कार्य को पूरा करने के लिए कोई सही तरीका अपनाते हैं और उस सही तरीके से ही हम कार्य को सही से पूरा कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो है एक तरीका अपनाना आवश्यक है और उस तरीके को सही से क्रम में किया जाए तो कार्य और अच्छा से पूरा हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि विज्ञान को किस क्रम में पढ़ा जाए जिससे विज्ञान आसानी से समझ में आए। तो उसके लिए हम क्या बात करते हैं कि विज्ञान में कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ेंगे, कौन से विज्ञान के हम बाद में सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक्स पहले आने चाहिए, कौन से टॉपिक्स बाद में हैं। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए विज्ञान को एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि विज्ञान में किस प्रकार की दो घटनाएं हमें दिखाई देती हैं जनरली। तो संसार में देखा जाता है कि घटनाएं दो ही प्रकार की हो रही। एक घटनाएं होती हैं जो विजिबल घटनाएं होती हैं। विजिबल घटनाएं वह घटनाएं होती हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल बात करें, जैसे कोई एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। इसी प्रकार से सेब जो है पेड़ से टूट के नीचे गिरते हैं। इसी प्रकार से पंखा जो हमारे छत में क्या है, रोटेट करता रहता है। काफी एग्जाम्पल्स हैं जो कि सब दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं जो कि हमें दिखाई देती हैं वो घटनाएं क्या कहलाती है, विजिबल घटनाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से कुछ दूसरे प्रकार की भी घटनाएं होती हैं जिनको इनविजिबल घटनाएं कहा जाता है। इनविजिबल मतलब अदृश्य घटनाएं, जो घटनाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि काफी जो घटनाएं होती रहती हैं लेकिन हमें घटनाएं दिखाई नहीं देती हैं। इसके उदाहरण की बात करें, जैसे कि हम फोन से बात करते हैं तो हमारे फोन की कॉल जो है दूसरे दोस्त के पास पहुंचती है और वो रिसीव करता है और हमारे और उसके बीच में जो है बातों का आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है कि ये जो बातें हो रही वो दिखाई नहीं देती हैं कि किस प्रकार से यहाँ से वहां बातें जा रही हैं। तो ये भी एक क्या है, ये अदृश्य प्रकार की घटना हो रही है। तो इस प्रकार की घटना जहां पे हमें घटनाएं दिखाई नहीं दे रही वो क्या होती है, अदृश्य घटनाएं कहलाती है। इसका एक और हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि प्रकाश जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है लेकिन वो प्रकाश दिखाई नहीं देता है किस प्रकार से आ रहा, तो ये भी क्या है, एक अदृश्य घटनाएं है। इसी प्रकार से जैसे हम बोलते हैं तो पास का व्यक्ति सुनता है लेकिन आवाज हमारी जो दिखाई नहीं देती है, तो ये भी क्या, अदृश्य घटनाएं। तो इस प्रकार से अदृश्य घटनाएं और दृश्य घटनाओं में हम बड़े घटनाओं जो है संसार में जो हो रही हैं उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दृश्य घटनाएं और अदृश्य घटनाएं। अब हम बात करते हैं कि जो है विज्ञान की क्या क्या शाखाएं हो सकती हैं। तो जैसे कि बात करें, जूलॉजी हो सकती है। जूलॉजी के अंतर्गत जो हम जीव जंतुओं के विषय में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा बॉटनी हो सकता है। बॉटनी के अंतर्गत जो हम पेड़ पौधों के विकास, पेड़ पौधों के अंदर क्या एक जो पेड़ से दूसरे पेड़ में क्या भिन्नता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि जैसे एक वस्तु का कलर दूसरे वस्तु से कैसे कलर अलग होता है, या जो है एक जो है वस्तु की संरचना क्या होती है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से फिजिक्स है। फिजिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि वस्तुओं का जो कैसा नेचर है, कैसे उनके मोशन हो रहे, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करें कि अगर फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स का भी मेन मोटिव होता है कि जो है कुछ ऐसे लिमिटेड फंडामेंटल लॉ बनाए जाएं जिनके आधार पे जो हम नेचुरल जो घटनाएं हो रही हैं उनको आसानी से समझ सकें और उनके आधार पे एक हम ऐसी थ्योरी बनाएं जिस थ्योरी के आधार पे जो हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, या भविष्य में होने वाली घटनाओं को बता सके। अब अगर हम बात करें कि फिजिक्स की क्या क्या शाखाएं होती हैं, तो फिजिक्स की भी काफ़ी शाखाएं हो सकती हैं। जैसे कि हमारे ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम बात करते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, कैसे वस्तुएं दिखाई देती हैं, कि प्रकाश के क्या क्या प्रकार होते हैं, इन सारी चीज़ों का जो हम बात करते हैं ऑप्टिक्स के अंतर्गत। इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बात करते हैं कि कोई चार्ज है, उस चार्ज के क्या क्या गुण होते हैं, क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत करते हैं।
अब अगर बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है अर्थात न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत हम बात करते हैं कि जो है किसी आइटम की कैसे संरचना होती है, अर्थात उसके केंद्र में क्या ना जो है न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। अब बात करें कि एटॉमिक फिजिक्स क्या है, तो एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत हम बात करते हैं कि किसी परमाणु की क्या संरचना है, अर्थात एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अगर भिन्न है तो उसमें क्या भिन्नता है, तो यह परमाणु के आधार पर होती है। तो इस प्रकार से परमाणु का अध्ययन जो है एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और अगर बात किया जाए थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स का अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि हीट के विषय में। जैसे कि हम अगर खाना पकाते हैं तो गैस को अगर तेज जलाएं तो जल्दी खाना पक जाता है, गैस को धीमा करें तो देर में खाना पकता है, किसी वस्तु को अगर धूप में रख दे तो वो गर्म महसूस होने लगती है, किसी वस्तु को अगर हम ठंडे स्थान में रख दे तो वो ठंडक हमें महसूस कराती है। तो इस प्रकार की ये जो घटनाएं होती हैं, इन सारी घटनाओं को हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यदि हम बात करें क्लासिकल फिजिक्स क्या है, तो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो किस प्रकार की घटनाएं हो रही, क्या मोशंस होते हैं, क्या कैसे मोशन कोई हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों का बात जो हम क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम बात करें कि मैथमेटिक्स क्या होती है, तो मैथमेटिक्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे कि मान लिया आज हम जो बोल रहे हैं, तो ये आज का जो समय है, ये तारीख है, ये दिन है, इन सारी चीज़ों को हम जो किसी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी में लिखें कि आज की जो दिन है, इस दिन जो हमने इस टॉपिक्स पे बात की, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लिख देंगे तो काफ़ी समय बाद जो है इसको व्यक्ति जब पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो कब बताया गया था। इसी प्रकार से अगर हम फिजिक्स के अंतर्गत जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो थ्योरी बनाते हैं, तो जो थ्योरी को किस प्रकार से लिखा जाए, था एक्सपेरिमेंट मैंने किया, अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट को कैसे लिखा जाए, तो वो जो लिखते हैं थ्योरी को, तो उस थ्योरी को लिखने के लिए जो हम भाषा अर्थात जो लैंग्वेज को जो हम अपनाते हैं, वह लैंग्वेज ही क्या कहलाती है, हमारी मैथमेटिक्स कहलाती है। तो इसलिए मैथमेटिक्स कोई अलग ब्रांच नहीं होती है, वह हमारे फिजिक्स की ही क्या होती है, एक जो है लैंग्वेज होती है। और जो है मैथमेटिक्स का कार्य होता है कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट और थ्योरी के बीच में क्या करे, ब्रिज स्थापित करती है। तो अब हमने इससे पहले कुछ जो है मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पे भी बात कर ली थी कि क्या क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे फिजिक्स में आवश्यकता पड़ने वाले हैं। तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स नाम से एक जो प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, यदि आपने वो नहीं देखी प्ले लिस्ट तो आप जो है उस प्ले लिस्ट को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि क्या क्या मैथमेटिक्स में क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, लिमिट्स क्या है, डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, आज सारी चीज़ों पर मैंने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार अवश्य देखें। अब हम बात करते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स का मीनिंग होता है कि जो घटनाएं हमें हो रही हैं वो घटनाएं कैसे हो रही हैं, एक घटना दूसरे घटना से कैसे जुड़ी हुई है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो हम क्या करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस रहा था वह हमारे सर आइजैक न्यूटन का रहा था, और क्योंकि उन्होंने एक जो है हमें सिस्टमेटिक तरीके से जो है क्रमबद्ध। अब हम बात करते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्योंकि अब जो हम प्लेलिस्ट प्रारंभ करेंगे या जो अब आगे वीडियो बनाएंगे वो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स पे होंगे, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है सबसे पहला, क्लासिकल का मतलब ही होता है कि प्रारंभिक, तो जो सबसे प्रारंभिक विज्ञान थी वह थी क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हम इसलिए अभी क्लासिकल मैकेनिक्स पे बात करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स की जब हो जाएगी लगभग कंप्लीट तो उसके बाद फिर हम कुछ दूसरे जो है सब्जेक्ट पे बात करेंगे, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के जो एग्जांपल्स हैं अगर उनको हम सही से नहीं समझ पाएंगे तो दूसरे सब्जेक्ट नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हमारे बने होते हैं जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, क्वांटम है, ऑप्टिक्स है, वह सारी चीज़ें क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स से जुड़ी हुई है। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जब उन फिनोमेना को सही से या उन घटनाओं को सही से समझा नहीं पा रहे थे तब वो जो हम अलग अलग जो शाखाओं में उनको विभाजित करते जा रहे थे। तो इसलिए पहले हम जो पढ़ते रहेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स सही से नहीं समझा पाएगी तो उन्हें जो हम फिर अलग सब्जेक्ट के नाम से जानेंगे और वहाँ पे उनको आसानी से समझेंगे। तो अब अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत जनरली हम वो घटनाओं को बात करते हैं जो घटनाएं हमें दिखाई देती हैं सामान्यतः। जैसे कि अगर एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो ये क्या है, मोशन है। जैसे कि हमारा जो है अर्थ क्या है, जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही, तो ये भी क्या एक मोशन है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हमें दिखाई देती हैं सामान्यतः उनका अध्ययन जो हम क्या करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करें कि क्लासिकल मैकेनिक्स को किन किन भागों में जनरली डिवाइड किया जा सकता है, तो अगर बात किया जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला भाग जो होता है हमारा काइनेमेटिक्स होता है, दूसरा पार्ट जो होता है हमारा डायनेमिक्स होता है,
और फिर हमारा जो होता है स्टैटिक। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को जो जनरली 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक होता है काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और स्टैटिक। तो आज से जो हम अभी पढ़ेंगे वह होगा हमारा काइनेमेटिक्स पे। तो काइनेमेटिक्स का अगर मीनिंग हम समझना चाहें कि क्या होता है काइनेमेटिक्स का, तो काइनेमेटिक्स का मीनिंग होता है जहाँ पे वस्तुएं मोशन कर रही हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही, हम जो है बाइक चलाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, या हम साइकिल चलाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। इस प्रकार की सारी घटनाएं क्या है, ये मोशन हो रहे हैं। तो जहाँ पे मोशन होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स का अध्ययन करते हैं। लेकिन वहां पे एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम केवल मोशन का अध्ययन करते हैं, ना कि मोशन को कराने वाले कार्य। जैसे मोशन को कौन करा रहा है, मोशन कैसे प्रभावित होता है। जैसे कि हम ज्यादा बल लगाएंगे अर्थात ज्यादा ताकत लगाएंगे, ज्यादा साइकिल तेज चलेगी, तो यहाँ पे हम बल की बात नहीं करेंगे। तो केवल काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम उनके ज्योमेट्रिकल पाथ कैसा है, कैसा मोशन कर रहे हैं, इन सारी चीजों का हम बात करेंगे, ना कि मोशन को कौन करा रहा है। अब हम बात करते हैं कि पोजीशंस क्या है, रेफरेंस फ्रेम क्या है, ऑब्जर्वर क्या होते हैं, और जो हमारे रेफरेंस फ्रेम कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जैसे कि यहाँ पे मान लिया ये कोई व्यक्ति है अभी, तो इस व्यक्ति को अगर कोई इसके पास की ये पोजीशन ना ले या कोई ना बताए कि मैं कहाँ पे हूँ, अर्थात इसके पास में मान लिया कोई नहीं, मान लिया ये आकाश में व्यक्ति कहीं पे है, तो अब वो कैसे बताएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। कि ये अपनी लोकेशन बताना चाहे कि भाई मैं यहाँ पे खो गया हूँ, मुझे कोई लोग ले जाओ, लेकिन ये कैसे बताएगा कि मैं हूँ कहाँ पे, तो इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन यहीं पे अगर ये व्यक्ति प्लेटफार्म या स्टेशन के ऊपर एक ओवर ब्रिज, अगर यहाँ पे ये व्यक्ति क्या है खो जाए, तो आसानी से इसको ढूंढा जा सकता है, क्योंकि ये कहेगा भाई मैं इस प्लेटफार्म जो है उसके ऊपर एक ओवर ब्रिज गया, उसके ऊपर मैं बैठा हूँ, तो आसानी से इसको कोई भी ढूंढ सकता है। इसी प्रकार से ये जैसे एक ट्रेन के ऊपर व्यक्ति है, तो ये ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ, तो ट्रेन चल रही है, तो ये अपना कहेगा कि मैं भाई एक ट्रेन के ऊपर बैठा हूँ जो ट्रेन चल रही है, तो इसको भी आसानी से ढूंढना जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इन दोनों व्यक्तियों में मैंने क्या है, एक जो है ओरिजिन बता दिया है, अर्थात एक पॉइंट बता दिया कि किस पॉइंट के पास में ये है। तो उस पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, जनरली रेफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेफरेंस। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, रेफरेंस। जैसे इसके लिए रेफरेंस क्या है, ये जो है हमारा ओवरब्रिज है, इसके लिए रेफरेंस क्या है, ये ट्रेन है। तो इस प्रकार से रेफरेंस का बताना जो है हमें आवश्यक रहता है मोशंस को अध्ययन के लिए। अब उसके बाद बात करें, अगर ये ट्रेन जैसे चल रही है, तो इस ट्रेन को जो व्यक्ति देख रहा है, जैसे ये देख रहा है, तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर कहलाएगा। किसका, इस जो है घटना को। तो ये जो घटना, इस घटना को क्या कहा जाता है, इवेंट कहा जाता है। तो जब एक कोई घटना हो रही, तो उस घटना को कोई व्यक्ति देख रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑब्जर्वर कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि रेफरेंस है, लेकिन इसकी अभी लोग मोशन तो हम नहीं सही से बता सकते, क्योंकि ये स्थिति एक पास इसकी क्या है, स्थिर तो है नहीं। ये ट्रेन यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, बदल रही होगी, तो कैसे बताया जाए कि अब ये ट्रेन यहाँ पे होगी। तो इसके लिए समस्या आ रही थी, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक और जो है टर्म बढ़ा दिया, जिसे टाइम कहा जाता है। टाइम अगर हम बता दें कि ये ट्रेन जो है किस समय कहाँ पे है, तो आसानी से जो है व्यक्ति को ढूंढा जा सकता है। जैसे कहेगा कि मैं भाई 11 बजे जो हूँ ट्रेन पे, ये ट्रेन इस समय यहाँ पे है, तो आसानी से ढूंढा जा सकता है। अगर ये टाइम ना बताए तो ट्रेन के ऊपर तो है, लेकिन ट्रेन कहाँ पे है ये भी तो पता होना चाहिए, तो इसलिए टाइम को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो जब हम ओरिजिन जो होता है और उसमें टाइम, अर्थात रेफरेंस में अगर हम टाइम को भी जोड़ देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक्चुअली रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। अब रेफरेंस फ्रेम भी जो है हमारे क्या हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेफरेंस फ्रेम लेंगे, तो उसमें क्या होगा, एक्स जो है वाई, एक्स वाई को हम प्लेन पे लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे एक्स है, तो ये हमारा वाई होगा। इसके परपेंडिकुलर हम जो है जेड लेंगे, जैसे ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, जेड होगा। तो यहाँ पे अब मोशन की बात की, जैसे व्यक्ति यहाँ पे है, तो ये ओरिजिन पे जब बैठा होगा तो आसानी से इसकी पोजीशन बता सकते हैं, कहाँ पे, 0 0 पे है। अब ये व्यक्ति अगर केवल एक्स दिशा में चल रहा होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा। अगर ये व्यक्ति ऊपर चल रहा होगा या एक्स वाई के बीच में, मतलब जैसे अर्थ पे चल रहा कहीं भी, तो क्या होगा, वो हमारा 2 डायमेंशनल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मोशंस को आसानी से जो है पोजीशन बता सकते हैं, उसकी जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन कैसे हो सकते हैं, उनकी पोजीशन चेंज करने के आधार पे। तो क्योंकि पोजीशन जब चेंज कर रहा होगा, तो वहां पे 3 कंडीशंस बन सकती है सामान्यतः। एक कंडीशन हो सकती है कि व्यक्ति जो है एक सीधी रेखा में मोशन कर रहा हो। सीधी रेखा में मोशन करने के काफी एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई
एक राड है, इस राड के ऊपर अगर कोई कीड़ा बैठा होगा तो क्या करेगा, ये सीधी रेखा में मोशन कर रहा होगा। तो सीधी रेखा में मतलब उसका केवल एक कोऑर्डिनेट हमें जरूरत पड़ेगा इसकी स्थिति बताने के लिए। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया कि एक्स एक्सिस के अलाउंग कोई व्यक्ति चल रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे केवल क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ही इसका क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। और हमारा अगर बात करें कि वाई और जेड क्या होंगे, चेंज नहीं हो रहे होंगे, अर्थात कांस्टेंट रहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हम बात करें कि एक व्यक्ति जो है यहाँ से x और y के बीच में चल रहा होगा, तो यहाँ पे अगर बात करें कि x भी चेंज हो रहा होगा, y भी क्या है, चेंज हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे z कोऑर्डिनेट क्या है, चेंज नहीं हो रहा होगा। या इसको लिख सकते हैं अनचेंज्ड या कांस्टेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझे कि z क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि z क्या है, हमने बताया था कि ये स्पेस में रहता है, मतलब एक्स वाई प्लेन अर्थात अर्थ पे होंगे, जेड ऊपर होगा, तो व्यक्ति सामान्यतः तो ऊपर तो उड़ के चलेगा नहीं, चलेगा तो अर्थ पे ही। तो व्यक्ति जो है सामान्यतः सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी इधर चलेगा कभी उधर चलेगा, तो उसके एक्स दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे, एक्स और वाई। अब अगर बात करें एक व्यक्ति पैराशूट से बैठा हुआ है, तो पैराशूट से जब उड़ रहा होगा तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे। क्या होगा, एक्स भी चेंज हो रहा होगा, वाई भी चेंज हो रहा होगा और जेड भी चेंज हो रहे होंगे, क्योंकि अब ये स्पेस में है तो इसकी ऊंचाई कुछ होगी। तो हमारे एक्चुअली बात करें कि जेड जो होता है वो बताता है कि अर्थ से कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है। और एक्स और वाई तो जैसे अर्थ पे सामान्य मोशन हो रहा है, तो इस प्रकार से इसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे। तो इस प्रकार से जब जहां पे तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो उसको जो है 3 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। जहां पे 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं उसे 2 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, और जहां पे एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है उसे 1 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। तो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होंगे, और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक चीज को जो कई तरीके से देखा जा सकता है और कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति को जो है कई भागों में विभाजित किया जा सकता है कई तरीके से। जैसे अगर 5 व्यक्ति हैं तो उन 5 व्यक्तियों में कई प्रकार के डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर उनकी एज के आधार पर उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके जो है वेट के आधार पर उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके वेट के हिसाब से उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफी प्रकार के विभाजन हो सकते हैं। उसी प्रकार से हमने मोशंस का भी देखा था, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अब हम दूसरे प्रकार से देखते हैं कि लीनियर, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन क्या होते हैं। तो लीनियर मोशंस के हम काफी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जो भी हम लोग मोशंस करते हैं वो सारे लगभग क्या होते हैं, लीनियर टाइप के मोशंस होते हैं। अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन क्या है, क्योंकि हम सुबह जब उठते हैं तो दीवार घड़ी में देखते हैं कि कितना बजे है, तो दीवार घड़ी में अगर देखा जाए तो जो घड़ी की सुई होती है वह किस प्रकार से रोटेट कर रही होती है, क्योंकि उसमें देखा जाए उसके पाथ को ध्यान से तो एक वो सर्कुलर पाथ कवर करती है। तो इस प्रकार के मोशन जो सर्कुलर पाथ की तरीके से मोशन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रोटेशनल मोशन कहा जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि हमारे साइकिल का पहिया रोटेट होता रहता है तो वो भी क्या एक रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम बात करें कि वाइब्रेशनल मोशन क्या है, तो वाइब्रेशनल मोशन जनरली तो हमें सीधे सीधे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इसका तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है संसार में क्या करता है, म्यूजिक को सुनना पसंद करता है। और म्यूजिक जो किस प्रकार से जनरेट होती है वह जो है वाइब्रेशन के कारण ही जनरेट होती है। जैसे कि अगर हम कभी देखे होंगे कि स्पीकर जो हमारा होता है तो उसमें से आवाज़ निकलती है, तो उस स्पीकर को छू के देखेंगे तो वो क्या करता है, हिलता रहता है, अर्थात वो क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि हमारी जो आवाज़ निकलती है वो भी क्या है, यहाँ पे वोकल कार्ड होती है उसके क्या है, वाइब्रेशन के कारण ही निकलती है। तो इस प्रकार से जो होता है वाइब्रेशन जो होता है हमारा बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारे साउंड का, अर्थात ध्वनि का, क्योंकि ध्वनि जो है हर जगह आपको मिलेगी। एक व्यक्ति बोलता है तो भी ध्वनि ही निकलती है, या कोई भी आवाज़, तो आवाज़ें हमेशा क्या है, सुनाई देती रहती हैं। तो ये जो भी आवाज़ें उत्पन्न होती हैं वो सारी क्या होती हैं, हमारे वाइब्रेशनल के बेस पे ही जनरेट होती हैं। इसी प्रकार से इसका और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लिया यहाँ पे हमने एक पेंडुलम लिया, इस पेंडुलम को यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस करके ले जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो भी एक प्रकार से इस प्रकार का मोशन करता है, तो ये भी क्या कहलाता है, वाइब्रेशनल मोशन कहलाता है। कि वीडियो में हमने देखा कि जो है कि विजिबल घटनाएं क्या होती हैं, इनविजिबल घटनाएं क्या होती हैं, या जो है मोशंस क्या होते हैं, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे मैंने बात की। अगर अभी तक आपने हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगले वीडियो में मिलेंगे, उस वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं जो है हमारे काइनेमेटिक्स से, और काइनेमेटिक्स में अभी और पॉइंट्स क्या हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद।